अहम खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज की सुर्खियां आपने अखबार में पढ़ी होंगी। जी हाँ, सभी मेन हेडलाइंस बता रही हैं कि कोरोना की कैसी दूसरी लहर हम देख रहे हैं देश में। आप सोचिए, महाराष्ट्र में एक बार फिर से ऑल टाइम हाई होना। आपको याद आ गए होंगे वो दिन जब घर की चार दीवारी में हम सब बंद होकर रह गए थे, घर की लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकते थे, लॉकडाउन का वो दौर। फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज महामारी से जान जा रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 10 दिनों में कोरोना की तेजी दोगुनी हो गई। देश में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो 188 लोगों की मौत भी हो गई। अकेले महाराष्ट्र में आज फिर 25,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, जबकि यहाँ एक ही दिन में महामारी से 70 लोगों की जान चली गई। देश के जिन 5 शहरों में कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा तेजी आई है, वो सभी महाराष्ट्र के हैं। पुणे में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हैं। नागपुर और मुंबई में 3-3 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए। अकोला और नासिक जैसे शहरों में भी आंकड़े विकराल होते जा रहे हैं। मुंबई में कल 3,000 से ज्यादा केसेस आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 25,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। जो डेथ रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। कल पूरे महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सख्त शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन एक ऑप्शन है। उनका कहना है कि लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क नहीं पहनेंगे, तो ऐसे ही केसेस बढ़ते जाए। देश में रहने के हिसाब से दूसरे सबसे अच्छे शहर पुणे में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। ये देश का हॉटस्पॉट बन गया है। अगर कोरोना की ग्राफ पर गौर करें तो 10 दिनों से ऊपर उठ रहा है। 8 मार्च को यहाँ कोरोना के नए मामले 2,112 आए थे, जो 19 मार्च को बढ़कर 5,000 को पार कर गए। ये सच है कि हर दिन हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसका अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर संसर्ग भी इतनी बड़ी मात्रा से अगर बढ़ता भी है, उसका स्पीड भी बहुत है, लेकिन जो उसकी तीव्रता है वो उतनी नहीं है जैसे हमने पहले उसका अनुभव लिया। कोरोना पैर पसारता जा रहा है, लेकिन लोग अब भी बेफिक्र हैं। फिर चाहे बात मुंबई की हो या फिर पुणे की, हर तरफ भीड़ भाड़ है। सरेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों की लापरवाही ही है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब फिर से लॉकडाउन के बारे में सोच रही है। लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं, त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार। माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार। गेल्या वर्षी जेव्हा कोरोनाचं संकट किंबहुना कोरोना ने अपने राज्यात आणि आपल्या देशात पाय टाकला, ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वो जगह जगह पर अपने यहाँ कहीं कोई कुछ राज्य सरकार कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा चुकी है, अभी लगा भी रही है कई जगह। तो ये उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट भी दिखने लगी है। नई गाइडलाइंस में काफी सख्ती बरती गई है। मसलन थिएटर ऑडिटोरियम में सिर्फ 50% दर्शक, प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ, रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना, हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 कर दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत है। मुंबई के मॉल में तो बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रवेश के लिए या तो टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर वहीं पर एंटीजन टेस्ट होगा। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ शेखर सी मांडे साहब, जो कि डीजी हैं CSIR के, वो सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। शेखर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, महाराष्ट्र के मद्देनजर और जो हम ऑल टाइम हाई 25,000 से ऊपर केसेस वहां इस वक्त देख रहे हैं, क्या ये दूसरी लहर है? और उसी सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है? तो ऐसा है कि जैसे कि ऐसी जो महामारियां होती है, जैसे 1918, 1919 का जो स्पेनिश फ्लू था, ये ऐसे लहरों में आते हैं। और जैसे कि हमने कोविड-19 में भी देखा है कि कई देशों में, यूरोप में और अमेरिका में दूसरी लहर भी आई थी, कई जगह तीसरी लहर भी आना शुरू हो गया था। तो हम लोग इसको दूसरी लहर जब कहते हैं जब दूसरे बार के आंकड़े जो है
पहले बार से आंकड़ों से अगर मिलना शुरू करे। आज पूरे देश में अगर देखें तो हमारे पहले लहर में जो सितंबर में जो आंकड़े आ रहे थे वो करीबन 90,000 95,000 जैसे आंकड़े थे, लेकिन उस तक अभी तक पूरे देश में हम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जरूर कुछ प्रांतों में, जैसे कि आपने जिक्र किया महाराष्ट्र का, परिस्थिति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आज के दिन आपने जैसे बताया कि 25,000 लोगों का आंकड़ा आया है महाराष्ट्र से, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी गंभीर है। लेकिन लॉकडाउन करना या न करना ये सरकार का निर्णय अलग से होगा। एक बात तो जो जनता कर सकती है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जनता जरूर अपना सकती है। क्या लॉकडाउन की नौबत आ सकती है सर? लॉकडाउन होना या न होना, जैसे कि मैंने बताया कि ये सरकार का अलग से निर्णय होगा कि किस शहरों में, किस इलाकों में नंबर काफी हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं जी। तो लॉकडाउन से पहले जरूर ये चिंता करनी होगी कि अगर ऐसी कोई हाउसिंग कॉलोनीज हो या कुछ जगह हो जिधर आंकड़े काफी बढ़ रहे हैं तो वहां पे लोगों को अगर आइसोलेट करके पहले प्रथम चरण में वहां पे अगर क्वारंटाइन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन लॉकडाउन करना या न करना ये सरकार निर्णय अपने आप लेगी। जी शेखर जी, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को जरा जल्दी से एक वैक्सीनेशन पर रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इसी पर मैं अगला सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ। जब पिछली बार हमने लॉकडाउन का सामना किया था, घरों में हम सब बंद हो गए थे, तब तो कोई दवाई भी नहीं थी। लेकिन अब वैक्सीनेशन आने के बाद, दवाई नहीं है ये जरूर समझना है, लेकिन वैक्सीनेशन है, असर भी 1.5 महीने बाद आता है एक व्यक्ति के वैक्सीनेट होने के बाद। क्या जो 45 के ऊपर वाले लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी के साथ, उन्हें ही वैक्सीनेट किया जा रहा है? क्या इस नियम को रिलैक्स करने की जरूरत है? क्या सबको वैक्सीनेशन की शुरुआत करने की जरूरत है? ये रिपोर्ट पहले देखिए। कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। देश में कोरोना ने फिर से डरावनी दस्तक दी है, चिंताएं बढ़ा दी है। केस बढ़ रहे हैं और हर कोई फिर से दहशत में आ गया है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना की दूसरी पीक को हर हाल में रोकना होगा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। यहाँ सवाल उठता है कि कोरोना की ये सेकंड पीक कैसे रुकेगी? अब तो देश में कोरोना की दवाई भी आ गई है, फिर क्यों कोरोना के फैलने की रफ्तार रोजाना बढ़ रही है? आखिर वजह क्या है? क्या वैक्सीनेशन में ढिलाई हो रही है? क्या देश में वैक्सीन की कमी हो रही है? क्या लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन की पाबंदियों को हटाना चाहिए? क्या वैक्सीनेशन को सबके लिए खोल देना चाहिए? आज हम वैक्सीन और वैक्सीनेशन का पूरा विश्लेषण करते हैं। सवाल उठ रहा है कि जब कोरोना फैल रहा है तो सरकार सबको वैक्सीन की इजाजत क्यों नहीं दे देती? सवाल यह भी कि कहीं डोज की कमी तो नहीं है? तो हमें किस बात ने रोक रखा है? जो भारत में नीति निर्माता है उन्होंने हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने पर पाबंदी लगाई हुई है। एक वयस्क व्यक्ति सीधे सीधे जाकर वैक्सीन नहीं ले सकता। पुरुष या महिला की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए या 45 के ऊपर होने पर उसे दूसरी गंभीर बीमारियां होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वैक्सीन मामलों की बढ़ोतरी को रोक सकती है? ये समझने के लिए देखना जरूरी है कि भारत में अब तक कितनी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। मान लीजिए कि भारत में 100 लोग रहते हैं तो उस हिसाब से उनमें से अब तक 2.04 को वैक्सीन मिली है। ये 2.04 डोज भी उन लोगों को मिली है जो स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर हैं या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र वाले और 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं। विपक्ष भी लगातार कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अगर वैक्सीनेशन की स्पीड यही रही तो सभी देशवासियों को टीका लगने में 18 साल लग जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3.5 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। 6 करोड़ डोज निर्यात किए गए हैं। 1 मार्च से जब से हमने निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को अनुमति दी है, हम हर दिन औसतन बमुश्किल 15 लाख टीके तक पहुंच पा रहे हैं, जो कि हमारी वैक्सीनेशन क्षमता
60 लाख डोज प्रतिदिन का 1/4 है। हालांकि 15 मार्च को 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। सवाल सिर्फ टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भारत वैक्सीन को जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था कि देश में अपने लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है और हम कोरोना के टीके दूसरे देशों को दान कर रहे हैं या बेच रहे हैं। भारत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की डोज डोनेट कर चुका है। इसमें जमैका, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा और श्रीलंका शामिल है। हालांकि संसद में केंद्र सरकार वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर जवाब भी दे चुकी है और ये भी कह चुकी है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन जो भारत के लोगों को दी जा रही है या विदेशों में भेजी जा रही है, किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के एक्सपेंस पर विदेशों को नहीं भेजी जा रही है और इसके लिए हाईएस्ट लेवल पर जो एक्सपर्ट्स भी हैं और जो एक सरकार की कमेटी एक बहुत ही एक रीजनेबली सेंसिबल बैलेंस इस बारे में मेंटेन कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि देश में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। खुद इसके लिए प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है कि वैक्सीन की बर्बादी को रोका जाए। वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी को देखते हुए यूपी सरकार ने अब 18 से 45 साल की उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी की है। राज्य सरकार से प्रस्ताव केंद्र को भी भेजने की तैयारी में है। यूपी सरकार इस बैरियर को तोड़ना चाहती है, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति है। आज तक ब्यूरो। शेखर जी, अब जो आप बोलेंगे उसको हर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा। पहले जो हमने लॉकडाउन पर चर्चा की वो भी बहुत लोग जानना चाहते थे, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों के सवाल है। सभी का टीकाकरण हम देश में क्यों नहीं शुरू करते? आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, ऐसा है कि देश में जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है टीकों का, उसमें सरकार की रणनीति ऐसी थी कि सर्वप्रथम हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को उन लोगों को टीका लगाया जाए। और मेरे ख्याल से इसमें दूसरा कोई ओपिनियन नहीं होगा कि ये सही निर्णय था कि हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स वो हमेशा जो एक्सपोज होते हैं इस बीमारी को, उनको सबसे पहले लगाना जरूरी था। अब दूसरा प्रायोरिटी जो आया है, जो लोग ज्यादा ससेप्टिबल है इस डिसीज को, जैसे कि 60 की उम्र से ऊपर के और जो 45 की उम्र के ऊपर के, लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी हो, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये लोग जो है इनको थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो सकती है कोरोना होने की वजह से। इसलिए प्रायोरिटी से इन लोगों को जल्द से जल्द टीका लगना चाहिए और ये खत्म होने के बाद ही अगर वैक्सीन अगर हो हमारे पास तो फिर पूरी जनता को जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसके ऊपर सवाल ऐसे खड़ा करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, वहां से माँ बाप चिंतित हो रहे हैं क्योंकि आंकड़े वहां पर बढ़ रहे हैं। जल्दी से उस पर एक झलक। बच्चों के लिए नहीं है कोई वैक्सीन, शहर शहर छात्र बने कोविड के शिकार। पढ़ाई पर कोरोना की जबरदस्त मार, बोर्ड की परीक्षा पर कोरोना का साया। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जा रहे स्टूडेंट्स के शिकार बनने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से आई। पालघर में एक शिक्षक समेत 31 छात्र कोरोना संक्रमित। नंडोरे में आदिवासी आश्रम स्कूल में कोरोना का कहर, स्कूल की 24 छात्राएं और 6 छात्र संक्रमित हैं। अगले आदेश तक पूरे हॉस्टल को बंद करने का
पालघर के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है तो मुंबई में ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं गुजरात के सूरत में भी बड़ी संख्या में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शेखर जी, हमने आंकड़े दिखाए, कई जगह जहां स्कूल खुल रहे हैं वो सब बताया अपने दर्शकों को। अब आप बताइए, क्या ऐसे वक्त पर जब हम देख रहे हैं कि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, स्कूल्स का खोलना सही है? माता पिता की चिंता वाजिब है? तो जहां जहां पर ऐसा लगता है कि संक्रमण बढ़ रहा है, वहां पे जरूर विचार करना चाहिए कि खोलने से फायदा होगा या ना खोलने से उचित रहेगा। तो लेकिन ये लोकल जो चीज होती है वो लोकली उसका हम लोग सोच सकते हैं कि उस जगह पे कैसा हो रहा है। कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे आंकड़े बढ़ नहीं रहा है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, कि जहाँ पे अगर स्कूल खोलने से आंकड़े बढ़ने की संभावना अगर कम है तो वहाँ पे जरूर खोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे संभावना बढ़ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में कई गाँवों में लग रहा है कि आंकड़े बढ़ने की संभावना है, तो वहाँ पे जरूर विचार कर सकते हैं कि स्कूल खोलना आवश्यक है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर मांडे जी, डीजी CSIR आज तक पर आने के लिए, जिन्होंने कहा कि जहां जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर स्कूल खोले जाए या नहीं, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। टीकाकरण पर उन्होंने कहा सवाल उठाना ठीक नहीं है। लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि सरकार फैसला लेगी, लेकिन हाँ, ये दूसरी लहर के तौर पर केसेस देश में बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।